हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त शिवांगी और स्वागत है आप सबका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो आपके एफसीआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, एफएसओ का हो गया या फिर जितने भी पीएचडी एंट्रेंस या फिर एमएससी बीटेक एंट्रेंस, उन सब के लिए एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे आपको बहुत सी चीज़ों क्लियर होंगी, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके अंत तक, और इस सेशन में जुड़े रहिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। तो यहाँ है हमारे कुछ कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप हमारा कोर्स जो है उसको परचेज कर सकते हैं सिर्फ 999 में। और इसमें आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो सिलेबस से बेस्ड होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन के जो है कंटेंट अवेलेबल होंगे। मटेरियल भी जो बेस्ड होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड होगा, मतलब जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट होंगे, कुछ फालतू की चीज़ें उसमें नहीं होंगी। हमारा मेन एम यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको परचेज करके और अपने एग्ज़ाम में आप सफल हों। और इस सीरीज़ में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले जो है पीएफए को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके उसको देखें और हमारे इस कोर्स को भी परचेज करें, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर से सफल होना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू FSSA फिल इन द ब्लैंक इन रिलेशन टू एनी article of food means the probability of an adverse effect on the health of consumer of such food and the severity of that effect consequentially to a food hazard. That means according to FSSA, that is Food Safety Standard Act, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार, ठीक है, किसके संबंध में ये कहा जाता है कि कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड, ठीक है, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट, यानी कि उसको कंज्यूम करने से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हेल्थ पे कंज्यूमर्स के, और सच ऐसे फूड जो हैं उनकी मतलब सीवेरिटी में अफेक्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंशियल टू फूड हैजार्ड, और इनसे जो है फूड हैजार्ड आ सकता है। तो ये जो टर्म है ये जो है किससे रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू FSSA? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब होता है? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि क्या रिस्क, मतलब क्या जो चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या ऐसा होने वाला है कि हमें उसका मतलब प्रॉपर वे में उसका हमें एक प्रॉपर टाइम पे असेसमेंट करना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, चीज़ें जो है वो आराम से जो है स्मूथली रन हो, ठीक है। आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, आइदर मार्केटिंग में हो, आइदर वो हाउस होल्ड बेसिस पे भी हो, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। देन आ गया हमारा रिस्क एनालिसिस ऐसा पार्ट है जिसमें हम प्रोसेस जो होती है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, उसमें जो है उसमें प्रोसेस जो होती है, ठीक है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, प्रोडक्शन की प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में जो होती है हमारी मेन 3 चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं वहाँ पे: रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो है तीनों ही आपस में को रिलेट करती हैं, ठीक है, कि अगर पहले क्या होगा कि रिस्क जो है एनालिसिस होगी उसकी कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, देन उसका असेसमेंट कि उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, देन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि आगे से ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगा, रिस्क एनालिसिस भी नहीं होगा, रिस्क कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, बट रिस्क जो है दैट इज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू FSSA रिस्क, मतलब अकॉर्डिंग टू FSSA रिस्क जो है, रिस्क किसे बोलते हैं? रिस्क इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड
means the probability of an adverse effect on the health of consumer of such food and the severity of that effect consequential to the food hazard. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA. ठीक है. अगेन फिल इन द ब्लैंक एंड अगेन देयर इज अ डेफिनेशन एंड वी विल फाइंड द टर्म व्हाट इज रिलेटेड विथ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि किसी भी फूड आर्टिकल के संबंध में, मीन्स अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट. ठीक है. जो प्रोसेस होती है वो 3 कंपोनेंट को कंसिस्ट करती है, लाइक रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन. ठीक है. देन ये जो प्रोसेस है जिसमें रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन आता है, ये जो है ये किस मेजर पार्ट के अंदर कवर होता है, यानी कि कौन सा ऐसा मेजर टर्म है जिसके अंदर हमारे रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन आते हैं. तो जो रिस्क एनालिसिस होता है वो हमारे इन तीनों कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन. लाइक रिस्क एनालिसिस हमें करनी है तो उसके हमारे 3 पार्ट हैं. ठीक है. हम 3 तरीके से रिस्क असेसमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट को देख करके एंड रिस्क कम्युनिकेशन को देख करके हम क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू FSSA, रिस्क एनालिसिस इन रिलेशन टू एनी फूड आर्टिकल ऑफ फूड मीन अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट. जहाँ पे भी बात आती है रिस्क एनालिसिस की, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, 3 कंपोनेंट आते हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन. होप इट्स क्लियर टू यू. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSA. यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू FSSA, फिल इन द ब्लैंक मीन्स अ साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप. ठीक है. एक साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस है. क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हेजार्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है, हेजार्ड का कैरेक्टराइजेशन होता है, एक्सपोजर असेसमेंट होता है एंड रिस्क कैरेक्टराइजेशन होता है. यानी कि FSSA के अकॉर्डिंग वो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस के बेस पे जो है उसमें फॉलोइंग स्टेप होते हैं, जिसमें हेजार्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हमारी प्रोसेस में क्या क्या हेजार्ड है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या हेजार्ड्स हो सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनको कैरेक्टराइज करना. ठीक है. उसके बाद उनका असेसमेंट करना एंड देन उसका कैरेक्टराइजेशन करना कि ये किस टाइप का, मींस अगर ये फिजिकल हेजार्ड है तो ये किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, केमिकल हेजार्ड है तो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, एंड अगर ये बायोलॉजिकल हेजार्ड है तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उनका मतलब रिस्क कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा उसको करना. ये सारा जो है हमारा, ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा रिस्क असेसमेंट के अंदर. जो हमारा रिस्क असेसमेंट है वो हमारा डील करता है, बेसिकली एक साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. उसमें हमारा हेजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हेजार्ड कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर ऑफ असेसमेंट एंड रिस्क कैरेक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिस्क असेसमेंट. आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ ही याद करते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी. तो बिल्कुल ही बोर नहीं होना है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बट इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए हम पढ़ेंगे. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA. ठीक है. यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, हमें उसका डेफिनेशन दिया हुआ है बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस क्या है. देन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले हम. मीन्स द इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन and opinion throughout the risk analysis process concerning risk related factor and risk perception among risk assessor, risk manager, consumer, industry and academic community and other interested parties, including the explanation of risk assessment finding and the basis of risk management decision. Okay, then one by one पढ़ते हैं इसको. ये जो अकॉर्डिंग टू FSSA है ये छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं. इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान होना. सूचनाओं का आदान प्रदान कब होता है, अगर ये इतना ही क्लू अगर हमें मिल जाए तो हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं. जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा वहीं पे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा. अब हमें ये जानना है कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ओपिनियन थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस, रिस्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन, यानी कि रिस्क एनालिसिस कैसे हुआ, उसकी प्रोसेस क्या है, उससे कंसर्निंग रिस्क क्या है,
रिस्क से रिलेटेड फैक्टर क्या है, ठीक है, रिस्क के परसेप्शंस क्या है, ठीक है, रिस्क एसेसर कौन से हैं, रिस्क मैनेजर कौन कौन है, कंज्यूमर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, या फिर उसमें कितनी एकेडमिक कम्युनिटी इन्वॉल्व है, या फिर कौन अदर पार्टी जो उसमें इन्वॉल्व है, इन सारी चीज़ों का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, उन सारी सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, रिस्क कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। जो रिस्क कम्युनिकेशन होता है, रिस्क कम्युनिकेशन मीन्स द इंटरैक्टिव एक्सचेंजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस कंसर्निंग risk related factors, risk perceptions among risk assessor, risk manager, consumer, industry and so on. So right option for this question is risk communication. ओके आपको छोटे छोटे क्लू मिलेंगे, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आप इजीली क्या है कि आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और कभी भी कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। रोज 5 ही क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े, पर पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरा उसको एंजॉय करके एक एक टर्म को, तो आपको वो चीज़ बोरिंग भी नहीं लगती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA। अगेन ये वाला टर्म छोड़ते हैं, मीन्स भी छोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी हम ये पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, ये पूरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये है यहाँ पे द प्रोसेस distinct from risk assessment, okay, of evaluating policy alternative in consultation with all interested parties, considering risk assessment and other factor relevant for the protection of health of consumer and for the promotion of fair trade practices, and if needed selecting appropriate prevention of control. okay, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें पूछ रहा है कि इस प्रोसेस का क्या मीन है। यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है कि अगर ये प्रोसेस है तो इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रही हैं कि रिस्क असेसमेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, पॉलिसी को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कंसल्टेशन करना है यहाँ पे। तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है, बिल्कुल, कहाँ पे हमें रिस्क असेसमेंट करना है, पॉलिसी को इवेल्युएट करना है, ठीक है, और जितने भी कंसल्टेशन है, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कंसीडर करना है, अदर फैक्टर जो उससे रिलेटेड हैं उनसे रिलेटेड लोगों को, मतलब कंज्यूमर एंड प्रमोशन करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का। सो यहाँ पे क्या एक प्रॉपर मैनेजमेंट की बात हो रही है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिस्क इंक्लूडेड है। सो ये टर्म किससे रिलेटेड होगा, रिस्क मैनेजमेंट से। तो अगेन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट होगा, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें रिस्क असेसमेंट डिस्टिंक्ट होता है इवेल्युएटिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव से, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, कंसीडरिंग रिस्क असेसमेंट एंड अदर फैक्टर रिलेवेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो ये टर्म जो है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से किसको इवेल्युएट करना है, किसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे, इन सारों का जो डिस्कशन होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चंस को हमें 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हमें अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि ये जो है टर्म ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA means any specific substance in food resulting from the use of pesticide and include any derivative of pesticide such as conversion product, metabolites, reaction product and impurities considered to be of toxicological significance and also include such residue coming into food from environment. Okay, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये किससे रिलेटेड है कि एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस इन फूड, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सब्सटेंस फूड में जो कहाँ से आता है, पेस्टिसाइड के यूज़ करने से, ठीक है, या फिर उसके कोई भी अदर डेरिवेटिव, जैसे पेस्टिसाइड का कन्वर्जन हो गया प्रोडक्ट्स का, मेटाबोलाइट्स हो गए, कुछ रिएक्शन प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, और उनका जो है टॉक्सिकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिला, ठीक है, ऐसे रेजिड्यू का जो ये जो फूड में आते हैं, कहाँ से, एनवायरनमेंट से। सो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये किस में आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स वो कर रहा है। ये भी इसमें बोला है कि ये कहाँ से आ रहा है,
पेस्टिसाइड से आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ पेस्टिसाइड। आइदर वो बाई कन्वर्जन आ गए, आइदर बाई प्रोडक्ट्स में वो थे तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हुआ उनके रहते हुए, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। सो यहाँ पे हमें आराम से ये क्लू लग गया कि यहाँ तो ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। और पेस्टिसाइड से रिलेटेड है तो अगेन पूरे पेस्टिसाइड की नहीं बात कर रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें निकली, दैट्स मीन्स उसके रेजिड्यू से। तो यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है हमारे पेस्टिसाइड रेजिड्यू के बारे में। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू FSSA मीन्स एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस इन फूड रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंक्लूड एनी डेरिवेटिव any derivative yes any derivative of pesticide such as conversion of products, metabolite, reaction products or impurities। ओके तो ये कहाँ से हमारा रिलेटेड होगा, ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा किससे, पेस्टिसाइड रेजिड्यू से, ठीक है। ये जो डिफिनेशन है ये पेस्टिसाइड रेजिड्यू की है अकॉर्डिंग टू FSSA। ओके अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA अगेन इंक्लूड द पेरेंट कंपाउंड of their metabolites are both in any edible portion of an animal product and include residue of associated impurities of the veterinary drug concern। यानी कि कोई भी ऐसा पेरेंट कंपाउंड या फिर उसके मेटाबोलाइट और दोनों कह सकते हैं कि एनी एडिबल पोर्शन ऑफ एनी एनिमल प्रोडक्ट, किसी एडिबल पोर्शन में, किसी एनिमल प्रोडक्ट के एडिबल पोर्शन में इंक्लूड होते हैं एज अ रेजिड्यू, एसोसिएटेड करते हैं इम्प्योरिटी से या फिर और ये वेटरनरी ड्रग कंसर्न होते हैं। तो इनको हम किसके कैटेगरी के अंदर रखेंगे, सो यहाँ पे क्या है, वेटरनरी ओके ड्रग। यानी कि ये जो टर्म है ये तो पक्का पक्का आएगा वेटरनरी ड्रग। एंड अगेन क्या है, ये रेजिड्यू की बात कर रहा है, यानी कि वो पेरेंट कंपाउंड से आए, क्या इसमें आए, हमारे जो एनिमल प्रोडक्ट में आए, ठीक है। रेजिड्यू अगेन है यहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको देखिए, आंसर जो होता है ना वो क्वेश्चन में ही हमेशा होता है, बस हमारी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको पकड़ के निकाल के ले आ पाएँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ हमारा रेजिड्यू ऑफ वेटरनरी ड्रग। यानी कि जो ड्रग हम देते हैं, ठीक है, एनिमल को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से उसके जो रेजिड्यू है वो जो एडिबल पोर्शन है उस एनिमल का उसमें रह जाए, उससे वो आ जाए और उससे वो फर्दर जो है किस में जाए, उससे फर्दर जो है जो उसका कंजम्पशन करता है, जो कंज्यूमर है उसमें जाए। जो मीना माटा जो केस है उसमें भी सेम चीज़ हुई थी, फिशेस में आया था और फिशेस से कंज्यूम करने के बाद वो कहाँ चला गया था, जो बगुले वगैरह थे उनको भी हुआ, एंड देन जो है कुछ कुछ जो है ह्यूमन में भी हुआ। तो कहाँ से ये सारी प्रोसेस है, ये चेन है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है कि यहाँ पे है तो उसके कुछ रेजिड्यू वहाँ गए, वहाँ पे हो सकता है कि उसके में उतने चेंजेस ना लाए हों, ठीक है, उनको कोई इफेक्ट ना करता हो, बट हो सकता है कि वो दूसरे जो एनिमल हैं, दूसरे ह्यूमन बींग्स जो हैं उसमें कुछ वो एडवर्स इफेक्ट्स वो करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे जो है पेस्टिसाइड जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे जो है जो बेनिफिट्स हैं वो तो कम है, बट उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 97 ऑफ FSSA 2006 डील विथ। जो सेक्शन 97 है FSSA का वो किससे डील करता है, तो वो जो है वो डील करता है रिपेल एंड सेविंग से, ठीक है। जो रिपेल एंड सेविंग से रिलेटेड जो कंसर्न है वो हमारा सेक्शन 97 जो है वो डील करता है। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA मीन्स फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मतलब होता है कि ऐसा फूड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, यानी कि उसको उगाने के लिए जो है सारे ऑर्गेनिक प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, ऐसे फूड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA ऑर्गेनिक फूड मीन्स फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, यानी कि उसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई प्रोडक्ट हम जो है या फिर कोई फूड बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनिक फूड होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड फॉर विच स्टैंडर्ड हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड बट इज नॉट अनसेफ। यानी कि कौन सा ऐसा जो है
कौन सा ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड है जिसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो नहीं बने हैं, बट ये अनसेफ भी नहीं है, बट इज नॉट अनसेफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे क्या है प्रोप्योरिटी फूड है एंड नॉवेल फूड है, ये दोनों जो हैं ऐसे फूड की कैटेगरी में आते हैं एंड एज आर्टिकल ऑफ फूड फॉर विच स्टैंडर्ड हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड बट इट इज नॉट अनसेफ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और बी है ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन नंबर ऑफ चैप्टर, यानी कि जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, तो उसके अंदर जो है हमारे कितने चैप्टर हैं, उसके अंदर हमारे जो है 12 चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ सेक्शन, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में कितने सेक्शन हैं, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में हमारे 101 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दो चीज़ें क्लियर हुई, कितने चैप्टर हैं एंड कितने सेक्शन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA सेल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर टू बी इन चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन, यानी कि FSSA के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो जिसकी रैंक जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर के बिलो नहीं होती है, टू बी इन चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज में बी स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन, जो रेगुलेशन से स्पेसिफाइड है। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ओके, टू बी इन चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सब डिजिग्नेटेड ऑफिसर के बाद हमारे क्या आते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आते हैं। अगला है हमारा फूड एनालिस्ट आफ्टर रिसीविंग द सैंपल फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर shall analyze the sample and send the analysis report maintaining with method of sample and analysis within what days to designated officer with a copy of commissioner फूड सेफ्टी, यानी कि फूड एनालिस्ट जो रिसीव करते हैं सैंपल को, ठीक है, फॉर फूड फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो फूड एनालिस्ट जो सैंपल को रिसीव करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर से, उसको एनालाइज करते हैं सैंपल को और सेंड करते हैं एनालिसिस रिपोर्ट को, और उसमें क्या क्या मेथड उन्होंने यूज़ किया है उस सैंपलिंग की एनालिसिस के लिए, तो वो कितने दिन के अंदर उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर को वो सैंपल उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है उसको जो है भेजनी होती है कितने दिन के अंदर, और वो एक कॉपी जो है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजनी होती है। तो यहाँ पे जो 14 डेज हैं, 14 डेज के अंदर जो है फूड एनालिस्ट को जो रिसीव करता है सैंपल, जो एनालिसिस के लिए आया होता है उसका जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट जो है, और उसके लिए उसने क्या क्या मेथड अप्लाई किए हैं, वो उसके बाद उन सैम्पलिंग के लिए क्या मेथड, टेस्टिंग के लिए क्या मेथड अप्लाई किया, उसके पूरा जो है डेटा उसको विद इन 14 डेज जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देना होता है विद अ कॉपी टू कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस ड्राइंग सैंपल एंड सेंडिंग देम टू फूड एनालिस्ट फॉर एनालिसिस, यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA हु सेल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस का, जो फूड बिजनेसेस का इंस्पेक्शन करता है, सैंपल को ड्रॉ करता है और उसको सेंड करता है फूड एनालिस्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंस्पेक्शन करता है और जो सैंपल को ड्रॉ करके वापस भेजता है फूड एनालिस्ट के पास, वो होता है हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या करे, सैंपल को ड्रॉ करे, सैंपल को रिसीव करे और उसको एनालिसिस के लिए फर्दर फूड एनालिस्ट को ट्रांसफ़र करे। ये काम किसका होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा NABL स्टैंड फॉर, जो NABL है वो किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इससे अवेयर होंगे। देन अगेन यहाँ पे बताते हैं कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज इज अ NABL, ठीक है। जो NABL सर्टिफाइड लैब होती हैं वो मोस्ट ट्रस्टवर्दी होती हैं, कि यहाँ पे जो उनका प्रोसीजर है वो वेल कैलिब्रेटेड है और वहाँ पे जो डेटा आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्यूरेट ही होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA फूड सेफ्टी ऑडिट एंड चेकिंग कॉम्प्लायंसेस विद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन कैन बी डन बाय, यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA जो फूड सेफ्टी ऑडिट हैं, जो चेकिंग कॉम्प्लायंसेस होते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, वो रिक्वायर करते हैं अंडर द एक्ट एंड रेगुलेशन कैन बी डन बाय, कि वो जो है किस एक्ट एंड रेगुलेशन के थ्रू जो है वो डन हो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा एनी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जो रिकॉग्नाइज किया गया है अथॉरिटी के थ्रू, वो उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी सैंपल टेकन बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड बी डिवाइडेड इनटू व्हाट पार्ट। तो जो भी सैंपल टेक किया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसको लेता है, उसको कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू FSSA। तो ये जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा वो करेक्ट होगा। अगर कल का जो आपने सेशन अगर देखा हो PFA का, तो उसमें क्या था, PFA के अकॉर्डिंग जो सैंपल जो लेता था पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट, उसको किसमें उसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड करना होता था, और यहाँ पे कितने पार्ट में, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA फूड एनालिस्ट शुड कॉज टू बी एनालाइज द सैंपल एंड सेंड द 4 कॉपीज ऑफ रिपोर्ट टू, यानी कि FSSA के अकॉर्डिंग जो है फूड एनालिस्ट वो जो है एनालाइज करेगा सैंपल को और उसको सेंड करेगा 4 कॉपीज ऑफ रिपोर्ट, यानी कि 4 कॉपी जो है ये रिपोर्ट की, उसको कहाँ पे भेजना होता है, उसको भेजना होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिस फूड एनालिस्ट जो है जब एनालिसिस करता है सैंपल की, एनालिसिस के बाद जो है जो 4 कॉपी होती है सैंपल की, उसको कहाँ भेजना होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट सेल लाइव बिफोर, यानी कि जो FSSA के अकॉर्डिंग जो अपील होती है, अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट सेल लाइव बिफोर द, यानी कि अगर किसी को रिपोर्ट में, यानी कि जो फूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट दी, अगर किसी को उसमें कुछ ऐसे मतलब अपना अपील करना हो उसके अगेंस्ट, कि उसको मतलब उसको लग रहा हो कि इसमें कुछ मिसकॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो जो है उसको कहाँ पे ला सकता है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने उसको रख सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड रिटेन व्हाट पार्ट्स ऑफ द सैंपल विथ हिम, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कितने पार्ट ऑफ सैंपल को अपने साथ रख सकता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है 1 पार्ट ऑफ सैंपल को अपने पास रखता है एंड 3 पार्ट्स को उसको अलग जगह पे देना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड सेंड व्हाट पार्ट ऑफ सैंपल टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसको कितना पार्ट जो है सैंपल का वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेजना होता है। तो वो उसको 2 पार्ट जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेजना होता है, 1 पार्ट वो खुद अपने पास रखता है, और वो जो है 1 पार्ट वो कहा जाता है सैंपल टेस्टिंग के लिए। अगला है हमारा, इफ द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द सैंपल ऑफ एनालिसिस आर फाउंड टू बी एट वेरिएंस देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेल सेंड 1 पार्ट ऑफ सैंपल टू, यानी कि अगर लगता है कि जो टेस्ट रिपोर्ट है सैंपल एनालिसिस की वो उसमें कोई वेरिएशन है, देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो सेंड करता है 1 पार्ट ऑफ सैंपल को कहाँ पे, तो वो जो है 1 पार्ट ऑफ सैंपल को वो सेंड करता है सेंट्रल लेबोरेटरीज में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ सैंपल ऑफ एनालिसिस आर फाउंड टू बी एट वेरिएंस द रिपोर्ट शैल बी कंसीडर्ड एज फाइनल, यानी कि इफ द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ सैंपल ऑफ एनालिसिस आर फाउंड टू बी एट वेरिएंस, तो रिपोर्ट ऑफ व्हाट सेल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, तो जो रिपोर्ट आती है सेंट्रल लेबोरेटरी से वो जो है फाइनल रिपोर्ट कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ये वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA द पेनल्टी ऑफ सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड सेल नॉट एक्सीडेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA द पेनल्टी ऑफ सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडिंग सेल नॉट एक्सीड, कितने रुपए से ज़्यादा का नहीं कर सकते, वो है 5 लाख रुपीज़ तक का। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल or distribute or import any article of food for human consumption which is substandard shall be liable to a penalty which may extend to, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन अकॉर्डिंग टू FSSA ऐसा कोई भी पर्सन वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, कोई मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, स्टोर करता है या फिर सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो और उसका स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे ग्रेड का ना हो, तो उसके लिए कितनी जो है पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, तो वह है 5 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी उसको लग सकती है। अगला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड में एक्सटेंडेड टू, यानी कि जो पेनल्टी है मिस ब्रांडेड फूड के लिए वो कितने रुपए तक की जा सकती है, तो वो होती है 3 लाख रुपीज़ तक। अगर आप मिस ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी फूड प्रोडक्ट की तो उसके लिए जो फाइन है, उसके लिए जो पेनल्टी है वो कितनी लगती है, 3 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनल्टी फॉर मिस लीडिंग एडवर्टीजमेंट में भी एक्सटेंडेड टू, यानी कि अगर मिसलीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कितनी पेनल्टीज लगती हैं, तो उसके लिए लगभग 3 लाख रुपीज़ तक की जो है पेनल्टीज वो लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर में भी एक्सटेंडेड टू, यानी कि अगर कोई फूड है उसमें कुछ एक्सट्रानियस मैटर है, यानी कि कुछ अनडिजायरेबल मैटर है जो उस फूड कमोडिटी से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए कितनी पेनल्टीज जो है वो लग सकती है, तो उसके लिए जो है 1 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंपाइल विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर में बी एक्सटेंडेड टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंपाइल विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर में बी एक्सटेंडेड टू व्हाट रुपीज़, तो ये जो है 2 लाख रुपीज़ तक एक्सटेंड की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनाल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग के लिए कितनी जो है पेनाल्टी लग सकती है अगर अनहाइजीनिक और सैनिटरी प्रोसेसिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग फूड में, तो वो जो है लगभग 1 लाख रुपए तक जो है वो अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग के लिए लगाई जा सकती है। अगला है, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग एडल्ट्रेंट for a person who whether by himself or by any other person or his behalf import or manufacture for sale or store sell or distribute any adulterant shall be liable where such adulterant is not injurious to health to a penalty not exceeding, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो मतलब अपने बिहाफ पे या फिर उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जो जिसके अडल्ट्रेशन से कोई जो है इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक अगर मिल्क में आप वाटर मिलाते हैं तो उससे कुछ इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उस फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो ऐसे केस में जो पेनल्टीज है वो लगभग कितने रुपीज़ की लग सकती है, तो वो जो है वो लगभग 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की पेनल्टी ऐसे केसेस में नहीं लग सकती है। अगर ये जो है हेल्थ कंसर्न होगा तो ये केस दूसरा होगा। ठीक है, अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग adulterant for a person who whether by himself or by any other person on his behalf import and manufacture for sale or store sell or distribute any adulterant shall be liable where such adulterant is injurious to health to a penalty not exceeding, यानी कि अगर ऐसा केस कि जिसमें जो है जो अडल्ट्रेंट यूज़ किया गया है वो क्या करे, वो इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट्स हो करे, लाइक जो अर्जिमोन ऑयल है मस्टर्ड ऑयल में उसका जो एडल्ट्रेशन होता है, लाइक मेटेलिन एलो अगर हल्दी में टर्मरिक में यूज़ करते हैं तो ये जो है इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट्स वो करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो पेनल्टी है वो लगभग कितनी लग सकती है, वो जो है हमारी 10 लाख से ज़्यादा की नहीं लग सकती है। ऐसे केस में जो पेनल्टी होती है, पेनल्टी का अमाउंट वो कितना होता है 10 लाख रुपए, और अगर जो है मतलब वो इंजूरियस नहीं है जो एडल्ट्रेंट, उसके लिए कितनी है, तो उसके लिए है हमारी 2 लाख। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू FSSA पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड सेल बी लाइबल टू ए पेनाल्टी विच में एक्सटेंडेड टू, यानी कि
पेनल्टी फॉर कंट्रावर्सन ऑफ विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड, जिसके लिए कोई भी पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है, यानी कि जिसके लिए कोई भी सेक्शन में या फिर लॉज में जो है पेनल्टी नहीं कंसीडर किया गया है। कुछ ऐसे कुछ ऐसा अगर कुछ होता है, कुछ ऐसी प्रोसेस, तो उसके लिए कितनी पेनल्टी हम लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम पेनल्टी जो लगा सकते हैं वो है हमारी 2 लाख रुपए तक। अगला है अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज अनसेफ शैल बी पनिशेबल। तो वो जो है कितने साल तक का जो है वो उसको पनिशमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जहाँ तक है उसके लिए यहाँ पे है आई थिंक 2 years ऑफ प्रिजनमेंट, लाइक जैसे PFA में है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर और सेल और स्टोर or sell or distribute or import any article of food for human consumption which is unsafe shall be punishable where such failure or contravention does not result in injury with following imprisonment and fine। यानी कि सेम वही जो ऊपर का क्वेश्चन था, बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि सच फेलियर और कंट्रोवर्सी डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी, यानी कि कुछ इंजरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उसको कितने साल का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता है, तो उसके लिए जो है 6 month और 1 लाख रुपीज़ तक का फाइन इसके लिए जो है आवंटित है। ओके, अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज अनसेफ शैल बी पनिशेबल whether such failure or contravention result in non grievous injury with following imprisonment and fine। यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, या फिर उसके बिहाफ पे वो स्टोर कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है या फिर इंपोर्ट कर रहा है ऐसे आर्टिकल को जो ह्यूमन कंजप्शन के अनसेफ हैं, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट हो सकता है जहाँ पे ये फेलियर ऑफ कंट्रावेंशन जो है वो नॉन ग्रीवियस इंजुरी देता है, तो उसके लिए कितना जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो उसके लिए जो है 1 year and 3 लाख रुपीज़ तक का प्रावधान है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज अनसेफ शैल बी पनिशेबल वेयर सच फेलियर ऑफ कंट्रावेंशन रिजल्ट इन ग्रीवियस इंजरी विद फॉलोइंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यानी कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें कोई बना रहा है, बेच रहा है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई बना रहा है, बेच रहा है उसका ब्रांड नेम यूज़ करके, तो और वो जो है ग्रीवियस इंजरी जो है वो कॉज कर रहा है ह्यूमन कंजप्शन के बाद, तो ऐसे केसेस में जो है उसको 6 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज अनसेफ शैल बी पनिशेबल वेयर सच फेलियर और कंट्रावेंशन रिजल्ट इन डेथ विथ फॉलोइंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो उसके ऐसे केसेस में जिसमें कंजप्शन जो है वो अनसेफ है और ऐसा सच फेलियर जो है वो उसको कंज्यूम करने से क्या है डेथ भी हो सकती है, तो उसके लिए कितना जो है वो फाइन और जुर्माना है, तो उसके लिए 7 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए से कम नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू FSSA पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ साइज्ड आइटम शैल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू एंड फाइन अप टू। यानी कि पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ साइज आइटम, यानी कि जो साइज आइटम है उनसे इंटरफेयर करने से कितने साल का जेल और कितना जुर्माना लग सकता है, तो इसमें 6 month की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना जो है वो लग सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर। यानी कि जो फूड अथॉरिटी है वो कितने चेयरपर्सन को कंसिस्ट करती है और कितने नंबर ऑफ मेंबर रहते हैं उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो होते हैं हमारे 22। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है सी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है द फूड अथॉरिटी सेल जो फूड अथॉरिटी है वो क्या करती है, सेल कंटेन
व्हाट नंबर ऑफ मेंबर्स फूड इंडस्ट्रीज, यानी कि कितने नंबर ऑफ मेंबर फूड इंडस्ट्रीज को कंसीडर करती है, तो उसमें आते हैं हमारे 2 मेंबर्स। ठीक है, द फूड अथॉरिटी सेल कंटेन 2 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फूड इंडस्ट्रीज। ओके, अगला है हमारा द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी, यानी कि जो चेयरपर्सन है उसकी जो है एज जो है मैक्सिमम एज लिमिट वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी 65 ईयर से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल बी इम्प्रिजनमेंट अप टू, यानी कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पनिशमेंट है उसमें कितने साल की जेल और कितने साल और कितना जुर्माना का प्रावधान है, तो उसमें 3 मंथ्स की जेल और 2 लाख के रुपए तक के जुर्माने का जो है प्रावधान है। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू FSSA पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करने, इम्प्रेसनेटिंग करने, अ फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टीम विच में एक्सटेंड टू एंड ऑल्सो विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू, यानी कि उसको कितने साल का जो है जेल और जुर्माना हो सकता है, तो ऐसे केसेस में उसको जो है 3 मंथ्स एंड 1 लाख रुपीज़ तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, इम्प्रोस्टेनिंग करे फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू FSSA पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस जो है वो विदाउट लाइसेंस रन कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको कितने साल का जेल और जुर्माना हो सकता है, तो ऐसे केसेस में जो जेल और जुर्माना है वो 6 मंथ तक की जेल और 5 लाख तक का जो है वो जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA कंपनसेशन इन केस इंजरी, यानी कि जो कंपनसेशन है केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर शैल नॉट बी लेस देन, या उस केस में जो जो है कितने रुपए से कम तक का जुर्माना उस केस में नहीं लग सकता है जिसमें डेथ ऑफ कंज्यूमर को रिपोर्ट किया गया हो, तो वो है 5 लाख तक रुपए तक का। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA कंपेंसेशन टू कंज्यूमर इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी, अगर जो है ग्रीवियस इंजरी हो जाती है कंज्यूमर को तो उस केस में कितना कंपेंसेशन देना होता है, तो 3 लाख रुपए से कम तक का कंपेंसेशन अगर ग्रीवियस इंजरी होती है उस केस में देना होता है। मतलब उससे कम 3 लाख से कम का कंपनसेशन नहीं दे सकते, और अगर डेथ का केस रिपोर्ट हुआ है तो उस केस में 5 लाख रुपए से कम तक का कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू FSSA कंपनसेशन ऑफ कंज्यूमर टू इन केस ऑफ इंजरी, अगर सिर्फ इंजरी हुई है, ठीक है, इंजरी टू कस्टमर अदर देन डेथ एंड ग्रीवियस सेल, यानी कि अगर डेथ एंड ग्रीवियस नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रीवियस इंजरी नहीं हुआ है, बस इंजरी हुआ है, तो उस केस में कितना रुपए देना होता है, उस केस में जो है ये 1 लाख रुपीज़ तक के अंडर में आता है। अगला है अकॉर्डिंग टू FSSA कंपनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर एंड इंटरिम रिलीफ शैल बी पेड टू द नेक्स्ट ऑफ कीन विद इन व्हाट डेज, यानी कि अगर केस इंजरी अगर ऐसा कुछ केस हुआ जिसमें इंजरी एंड डेथ है कंज्यूमर की, तो उसमें जो है रिलीफ जो है वो कितने दिन के अंदर जो है वो पे करना होता है, तो वो है 3 डेज के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू FSSA कंपनसेशन शैल बी पेड एट द अर्लीस्ट एज इन नो केस लेटर देन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इंसिडेंट, यानी कि कंपनसेशन जो है वो कितने मंथ के पहले दे ही देना होता है, मतलब इससे ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते हैं। अगर जो डेट का अकरेंस हुआ है यानी कि जिस डेट पे वो चीज़ हुई है तो उससे कितने महीने के अंदर अंदर जो है उसका जो कंपनसेशन है उस तक पहुंच जाना चाहिए, तो वो है 6 मंथ के अंदर अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर वन कंप्रहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन फूड विथ फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी concerning both domestic and export market made by Prime Minister Council on Trade and Industry in the year, यानी कि फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर वन कंप्रहेंसिव लेजिस्लेशन फूड और फूड से रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए जो बनाया गया था डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, वो किस ईयर में बनाया गया था, तो वो बना था 1998 में। अगला है हमारा टू नीड द कन्वर्ज यानी कि कंबाइन ऑल फूड लॉ टू हैव अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी वाज एम्फेसाइज्ड बाय अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन इट्स रिपोर्ट इन द ईयर, यानी कि जो सारे फूड लॉज को कंबाइन करना
और उसको एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी में एम्फेसाइज करना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये जो रिकमेंडेशन दी थी ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन हिज रिपोर्ट, तो वो किस ईयर में आई थी? तो वो आई थी 2004 में। ठीक है, 2004 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि सारे फूड लॉज जो हैं अलग अलग, उनको एक में कन्वर्ज करके उसमें एक में कंबाइन करके हमें क्या एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। अगला है स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इट्स 12th रिपोर्ट सबमिटेड इन what desired that much needed legislation on integrated food law should be expected। यानी कि स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो थी ऑन एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद जो 12वीं रिपोर्ट थी उसने जब सबमिट किया, ठीक है, वो डेट पे जो मच नीडेड थी लेजिस्लेशन ऑन इंटीग्रेटेड फूड लॉ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको अगर हमें लेजिस्लेशन करना है फूड लॉज को, तो वो आया था हमारा अप्रैल 2005 में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इट्स 12th रिपोर्ट सबमिटेड अप्रैल 2005 डिजायर्ड दैट मच नीडेड लेजिस्लेशन ऑन इंटीग्रेटेड फूड लॉ शुड बी एक्सपेक्टेड। ओके, अगला है इफ़ एनी पैटी मैन्युफैक्चरर कमिट एन ऑफेंस अंडर FSSA, अगर कोई पैटी मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई ऑफेंस कमिट करता है अंडर FSSA, तो पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी बाई वे ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस कैन बी कलेक्टेड बाई। तो जो मनी है कंपोजिशन ऑफेंस की वो किसके द्वारा कलेक्ट की जाएगी? तो ये कलेक्ट की जाती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इफ़ एनी पेटी मैन्युफैक्चरर कमिट एन ऑफेंस अंडर FSSA, पेमेंट ऑफ सम ऑफ द मनी बाई वे ऑफ कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस एंड द पेमेंट शुड नॉट बी मोर देन। यानी कि अगर कोई पैटी मैन्युफैक्चरर जो है कमिट करता है ऑफेंस को अंडर FSSA में, तो पेमेंट ऑफ सम मनी बाई वे ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस एंड द पेमेंट शुड नॉट बी मोर देन। तो जो कंपोजिशन ऑफेंस और पेमेंट जो कलेक्ट करते हैं वो किससे कितने रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए? तो वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसे कौन कलेक्ट करता है? इसे कलेक्ट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अपील एनी पर्सन एग्रीड बाय अ डिसीजन in order to a special court may on payment of such fee may be prescribed by the central government and officer deposited the amount if any imposed by way of penalty compensation or damage under this act within what from the date on which of the order was served प्रेफर एन अपील ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि कोई भी अपील कोई पर्सन जो अपील करता है डिसीजन अंडर तो स्पेशल कोर्ट में पेमेंट ऑफ सच फी जो प्रेस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ एनी इम्पोज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो उसको जो है इस एक्ट के अंदर उसको कितने दिन के अंदर जो है वो जमा करनी होती है? तो वो जमा करनी होती है कितने दिन के अंदर? 45 डेज के विद इन। ओके, अगला है हमारा नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन FSSA नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। यानी कि कितने पीरियड के बाद जो है अगर कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, अगर जो है इस पर्टिकुलर एक पीरियड है उसके बाद अगर आप उस चीज़ को जो है कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वो जो है 1 साल का पीरियड होता है। ठीक है, अगर 1 साल के पीरियड के अंदर आपने जो आपके साथ जो है कुछ कॉग्निशन ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो उसको आप जो है हाई कोर्ट में कब तक ले जा सकते हैं? कोर्ट में कब तक ले जा सकते हैं? विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तब आप उसको कोर्ट में ले नहीं जा सकते, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अप्रूवल प्रोसिक्यूशन विद एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। यानी कि जो कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी में फॉर रीजन में बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अप्रूव प्रोसिक्यूशन विद एन एक्सटेंडेड पीरियड अप टू 3 ईयर्स। तो वो अब यहाँ पे जो है अप टू 3 ईयर्स ही है आंसर, और यहाँ पे जो है ये अप टू 3 ईयर्स गलती से टाइप भी हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 3 ईयर्स है। यानी कि जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी का, ठीक है, में फॉर रीजन बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो मतलब रिकॉर्ड करता है राइटिंग अप्रूव करता है प्रोसिक्यूशन, तो वो कितने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकता है? तो वो है 3 ईयर्स। ठीक है, अगला है फूड अथॉरिटी सेल प्रिपेयर इट बजट फॉर द एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फूड अथॉरिटी जो है वो अपना जो बजट प्रिपेयर करती है वो कितने साल के लिए प्रिपेयर करती है? तो वो हर साल 1 साल के लिए बजट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है,
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगला है एफएसएसए हैज़ इट ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ ओवर, यानी कि एफएसएसए जो है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट कितने कौन कौन सी चीज़ों पे पड़ता है। तो जितने भी फूड रिलेटेड लॉ हैं ये जो है सबको ओवर राइडिंग इफेक्ट करता है, यानी कि सबके ऊपर जो है एफएसएसए के अंदर जो है सारे जितने भी अदर फूड लॉ हैं जो फूड से रिलेटेड लॉ है वो सारे इसके अंदर आते हैं। अगला है हैज़ अ पावर टू मेक रूल्स अंडर एफएसएसए, यानी कि किसको पावर दी गई है कि वो जो रूल है वो एफएसएसए के अंदर जो है रूल बनाने की पावर किसको दी गई है। तो एफएसएसए के अंदर रूल बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगला है हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशन अंडर एफएसएसए, यानी कि जो रूल है वो तो बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पर जो रेगुलेशन है वो कौन बनाता है एफएसएसए में, तो रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो एफएसएसआई के पास है, यानी कि एफएसएसआई हैज़ अ पावर टू मेक रेगुलेशन अंडर एफएसएसए। और अगर रूल की बात हो तो रूल बनाने की पावर किसको है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन है हमारा Many empower the Commissioner of Food Safety to order payment of reward to be paid to a person who render assistance in the detection of the offence or the apprehension of the offender from such fund and in such manner as may be prescribed by the state government, यानी कि जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर एम्पावर करती है कि आपका जो कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी का वो ऑर्डर कर सकते हैं पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू बी पेड टू अ पर्सन who render assistance in the detection of the offense, ओके, आर द अप्रीहेंशन ऑफ द अफेंडर, यानी कि अप्रीहेंशन ऑफ अफेंडर के लिए भी या फिर असिस्ट कर सके डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस को, यानी कि जो ऑफेंस हुआ उसको डिटेक्ट करे, अफेंडर को डिटेक्ट करे फ्रॉम सच फंड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करती है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर एफएसएसए इफ इट इज नॉट पेड कैन बी डन एज एन एरियर ऑफ, यानी कि जो रिकवरी और पेनाल्टी होता है जो एफएसएसए के अंदर आता है अगर वो पेड नहीं किया गया तो उसको जो है कैन बी डन एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के अंदर जो है उसको कवर किया जाता है। अगला है क्वेश्चन स्टेटेड इन शेड्यूल 1 ऑफ एफएसएसए महाराष्ट्र स्टेट फॉल अंडर व्हाट जोन, जैसा कि स्टेट किया गया है शेड्यूल 1 में एफएसएसए के, तो उसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र स्टेट वो किस जोन के अंदर आता है, तो वो आता है 1 जोन के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इन अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 36 ऑफ एफएसएसए, यानी कि जो 36 है जो एफएसएसआई का सेक्शन 36 उसके जो है अंडर किसको अपॉइंट किया जाता है, तो फूड जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 36 ऑफ एफएसएसए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इज अपॉइंट अंडर सेक्शन 30 ऑफ एफएसएसए, यानी कि कौन है जो सेक्शन 30 ऑफ एफएसएसए के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किया जाता है, तो जो कमिश्नर होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो 36 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है। अगला है इज अपील अंडर कमीशन अंडर सेक्शन 37 ऑफ एफएसएसए, जो 37 सेक्शन है वो किसके लिए है, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग कौन, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, और सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कौन, कमिश्नर, यानी कि जैसे जैसे जिसका पोस्ट है यानी कि कमिश्नर देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर देन क्या है फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो उसी तरीके से इनका रेंज भी है, आप इससे मतलब कोरिलेट करके आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। अगला है हमारा मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड ऑफर्ड आर प्रमोटेड फॉर द सेल विथ फॉल्स मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम आइदर, यानी कि कोई भी ऐसा फूड आर्टिकल जो ऑफर करता हो प्रमोट करता हो सेल विथ फॉल्स मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम आइदर, तो वो किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है प्रोहिबिटेड फूड, डिसेप्टिव फूड, मिसलीडिंग फूड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है जिसके अंदर ऐसे फूड आएंगे जो an article of food offer are promoted for sale with false misleading or deceptive claim either। ओके, अगला है द मेंबर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, यानी कि जो मेंबर होते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो किसकी रैंक से बिलो नहीं आते हैं, तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक होती है उससे नीचे ये जो मेंबर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसके नीचे वो नहीं आते हैं, यानी कि उसके बराबर ही होते हैं। अगला है इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव अ मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी टू बी फ्रॉम
फॉलोइंग मिनिस्ट्री, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री में ये कंपलसरी नहीं है कि मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी को उसमें रखना ही रखना है। तो जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है उसमें ये कंपलसरी नहीं होता है, बट जो कंज्यूमर अफेयर्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर लेजिस्लेटिव अफेयर्स है, वहाँ पे कंपलसरी होता है टू हैव अ मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी कम फ्रॉम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितने फूड अथॉरिटी में मेंबर ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। तो दो ऐसे होते हैं, सॉरी 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं कहाँ से, कंज्यूमर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फूड अथॉरिटी शैल इस्टेब्लिश साइंटिफिक पेनल्टीज अप टू द नंबर ऑफ, यानी कि फूड अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है साइंटिफिक पैनल्स अप टू द नंबर ऑफ। जो साइंटिफिक पैनल जो है वो जो है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि फूड अथॉरिटी जो अपनी रिक्वायरमेंट के पास जो है वो जितने भी साइंटिफिक पैनल हो उनको वो रख सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो होता है नो लिमिट, वो अकॉर्डिंग टू हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस वो रख सकते हैं। अगला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज पास्ड ऑन, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो कब पास हुआ था। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो 23 अगस्त 2006 को पास हुआ था। अगला है IMS स्टैंड फॉर, जो IMS है वो किसका फुल फॉर्म है। तो IMS मीन्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा, IMS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस, यानी कि किसके अंदर पावर होती है कि वो जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सके। तो जो एडजक्टिंग ऑफिसर होता है उसके अंदर ये पावर होती है कि वो जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सके। अगला है, इफ़ द सैंपल ऑफ द आर्टिकल सेंट टू फूड एनालिसिस इज लास्ट एट डैमेज ऑन अ रिक्विजिशन मेड बाय हिम should dispatch one of the part of sample to food analysis, यानी कि if the sample of article sent to food analysis अगर वो लॉस हो गया, डैमेज हो गया, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो उस केस में वो किसको रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो है 1 मोर सैंपल जो है वो वापस से फूड एनालिसिस के पास भेजें या फूड एनालिस्ट के पास भेजें एनालिसिस के लिए। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो भेजी जाएगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कि वो जो है दोबारा से एक सैंपल जो है वापस भेजें वहाँ पे चेकिंग करने के लिए। अगला है, एनी परचेजर कैन सेंड द सैंपल ऑफ फूड एनालिस्ट फॉर गेटिंग एनालाइज प्रोवाइडेड दैट, यानी कि अगर कोई भी परचेजर है जो सेंड करता है सैंपल को फूड एनालिस्ट के पास एनालाइज करने के लिए, तो उसको क्या प्रोवाइड करना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा FBO को, जो FBO है उसको इन्फॉर्म करना होगा उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एनी सैंपल sent by purchaser for analysis of food analyst and does not compliance with the FSSA regulation, then food analyst should, कोई भी अगर ऐसा सैंपल है जो परचेजर भेज रहा है एनालिसिस के लिए फूड एनालिस्ट के पास और वो उसके पास जो है वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है FSSA रेगुलेशन के अंडर, देन फूड एनालिस्ट शुड, उस टाइम पे फूड एनालिस्ट क्या करेगा, उस टाइम पे जो फूड एनालिस्ट है वो जो है फी एनालिसिस की फीस है उसको रिटर्न करेगा और जो रिपोर्ट है उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो बी है दोनों करेक्ट है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 42 ऑफ FSSA, यानी कि जो सेक्शन 24 है FSSA का, उसके अनुसार शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस ड्रॉइंग सैंपल एंड सेंडिंग इन टू फूड एनालिसिस फॉर एनालिसिस, यानी कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अगेन हमने जो पहले पढ़ा बट यहाँ पे सेक्शन दिया गया है कि ये सेक्शन जो है वो इसको अथॉरिटी देता है किसको, फूड सेफ्टी ऑफिसर को, कि वो इंस्पेक्शन करे फूड बिजनेसेस का, सैंपल को ड्रॉ करे, उसको फूड एनालिसिस के लिए फूड एनालिस्ट के पास भेजे। ठीक है, ये सारा काम जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ FSSA आफ्टर scrutiny of the report of the food analysis shall decided to whether the contravention is punishable with the imprisonment or fine only, and in the case of contravention punishable with the imprisonment he shall send his recommendation within 14 days to the commissioner for food safety for sanctioning prosecution, यानी कि कौन सा जो सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 42 जो है किसको अथॉरिटी देता है कि वो जो है स्क्रूटनी करे रिपोर्ट की जो फूड एनालिस्ट ने भेजी है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करे कि आइदर जो है जो कंट्रावेंशन है वो पनिशेबल है कि नहीं, या फिर सिर्फ पनिशेबल है, पेनल्टीज के लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, या फिर दोनों हो सकता है, और उसकी रिपोर्ट को उसको 14 डेज के विद इन भेजना होता है कहाँ पे, कमिश्नर के पास, जिससे वो क्या है फर्दर फूड सेफ्टी सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन वो वहाँ से रिलीज कर सके। तो ऐसा जो काम होता है, ये जो काम है वो होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सेक्शन 42 है
वो अथॉरिटी देता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कि वो स्क्रूटनी करे रिपोर्ट की जो आई है, और फर्दर उसके बेसिस पे कि क्या क्या उसके प्रोसीजर हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट में कुछ कंट्रावेंशन है तो उसके बेसिस पे पेनल्टी लगेगी या फिर जेल होगा, ये सारी चीज़ें। और 14 डेज के विदिन उसको क्या है, रिपोर्ट जो है वो भी कमिश्नर के पास देनी होती है। तो ये सब जो है काम ये किसका होता है, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर का होता है, और ये सेक्शन 42 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फूड एनालिस्ट आफ्टर रिसीविंग द सैंपल फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर shall analyze the sample and send the analysis report maintaining method of sample and analysis within 14 days to designated officer with a copy too। यानी कि फूड एनालिस्ट जो है वो जब सारे सैंपल का वो टेस्टिंग कर लेता है, उसके रिपोर्ट मेथड वो सारी चीज़ें एक तो उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेजनी होती है, और एक कॉपी उसको कहाँ भेजनी होती है, कमिश्नर के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ FSSA, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ scrutining the report of a food analysis shall decided to whether the contravention is punishable with imprisonment or fine only, or in case of contravention punishable with the imprisonment, he shall send his recommendation within what days to the commissioner for food safety of censoring prosecution। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से वर्डिंग को चेंज किया हुआ है, ये हमें समझने की जरूरत है। अगेन वही सेम चीज़ पूछ रहा है कि वहाँ पे बोला उसने क्या कि ये अथॉरिटी किसके पास होती है कि वो 14 डेज के अंदर कमिश्नर को भेजना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कितने दिन के अंदर जो है उसको रिपोर्ट को भेजना होता है कमिश्नर के पास। तो अब इससी बात है 14 डेज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द what of food safety shall, if he so deem fit, decided within his period prescribed by central government as per the gravity of offence, whether the matter be referred to ordinary jurisdiction or special court। ठीक है, कि जो रिपोर्ट आने के बाद कौन है जो डिसाइड करेगा कि जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है वेदर ये रेफर कर सकते हैं ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन को या फिर स्पेशल कोर्ट में। ये जो अथॉरिटी होती है ये डिसाइड करने की ये किस कोर्ट में मैटर जाएगा, ये अथॉरिटी होती है कमिश्नर के पास। ठीक है, अगला है, हैज़ द पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। यानी कि किसके पास पावर होती है जो रिकॉग्नाइज करे ऑर्गेनाइज करे एजेंसी ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट को। तो ये जो होती है ये फूड अथॉरिटी जो होती है उसके पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज करे ऑर्गेनाइज करे एजेंसी ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फूड अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैज़ द पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी। यानी कि किसके पास पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज करे एक्रेडिट करे लेबोरेटरीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को और रेफरल फूड लेबोरेटरीज को। तो जो फूड अथॉरिटी होती है उनके पास ये पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज करें एक्रेडिटेशन करें लेबोरेटरीज का, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का एंड एज वेल एज रेफरल फूड लेबोरेटरीज का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 द what may search any place, size any article of food or adulterant if there is a reasonable doubt about them being involved in a commission of any offense relating to the food। so यानी कि जो नॉट विथ एनीथिंग जो कंटेन करता है सब सेक्शन 2 सेक्शन 31 उसमें क्या है वो कंटेन करता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो सर्च करे प्लेस को, साइज करे आर्टिकल ऑफ फूड को जो एडल्ट्रेंट हुए हैं, इफ़ देयर इज एनी रीजनेबल डाउट अबाउट देम बीइंग इन्वॉल्व और कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू फूड। ये किसकी पावर होती है, ये होती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की। अगला है, गाइडलाइन रिलेटेड टू फूड रिकॉल प्रोसीजर एज द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाई बाई रेगुलेशन शुड बी फॉलोड बाई। यानी कि जो गाइडलाइन है रिलेटेड टू फूड रिकॉल प्रोसीजर, फूड रिकॉल मीन्स यानी कि कोई भी ऐसा फूड हमने मार्केट में तो भेज दिया बट हमें बाद में पता चला कि इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है, लाइक जैसे वो मैगी का केस हुआ था जिसमें जो लेड का अमाउंट है वो ज़्यादा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जहाँ पे भी स्टोर है आपका, जहाँ पे भी होलसेलर, जहाँ पे भी चीज़ें आई हैं वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर की कि वो उस चीज़ को वापस ले आए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस प्रोसेस को हम फूड रिकॉल प्रोसीजर बोलते हैं, और ये जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अगला है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर पर्सन हु आर नॉट इंटेंडेड टू बिकम इन्वॉल्व इन फूड बिजनेसेस लाइज टू। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर अ पर्सन हु आर इंटेंडेड टू बिकम इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस लाइज टू। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड अथॉरिटी की कि वो ऑर्गेनाइज करे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड
ऐसे पर्सन को जो इन्वॉल्व होने वाला है फूड बिजनेसेस में, जिसको उसको अच्छे से पता चले कि हमें क्या क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। उसे जब पता ही नहीं होगा, कभी कभी हम जानबूझ के भी गलती नहीं करते, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो हम कर जाते हैं। बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन, बहुत से ऐसे लॉज हैं, इवन जो है रेस्टोरेंट लेवल पे भी FSSAI के, जो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट ऑनर हैं उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब वहाँ पे अभी क्या है, ऐसे रूल रेगुलेशन है कि उनके यहाँ जो मतलब जो सुपरवाइजर हो, यानी कि जो वहाँ पे हेड शेफ है, उसके पास फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग का जो है वो क्या है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो है एक मेजर कंसर्निंग रिपोर्ट है कि तभी उसको लाइसेंस मिलता है। लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया कि लाइसेंस है लोगों के पास, बट उनके पास क्या है, उनको फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग का ही नहीं पता है। बहुत से ऐसे फूड बिजनेसेस हैं, फूड रेस्टोरेंट चल रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो सारे क्या है, हमारे हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड है, बट उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। उनके सामने आप जाके पूछो तो उनको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या है, कोई भी रूल रेगुलेशन आए, पर उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर वे में कि हम उसको सबको अवेयर कराएं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें बिना जानकारी में भी हम गलती कमिट कर देते हैं, हमें नहीं पता होता है तो कि ये चीज़ें गलत हैं, हमें नहीं पता होता। अब उन्हें नहीं पता है, उनकी इसमें थोड़ी गलती है, उनको ये चीज़ कौन बताएगा। जब हमें रूल रेगुलेशन हमें बनाना है तो हमें उसको पहले लोगों को बताना भी होगा, ठीक है। अगला है द हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी इज लोकेटेड है। जो हेड ऑफिस है फूड अथॉरिटी का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है हमारा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है द सेल हैव एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द फूड अथॉरिटी। कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ऑफिसर पे, एम्प्लॉयज़ पे, फूड अथॉरिटी के। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसकी जो है अथॉरिटी होती है, तो वो पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं फूड अथॉरिटी के अंदर। अगला है क्वेश्चन हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिमिट फॉर यूज ऑफ फूड एडिटिव, क्रॉप कंटामिनेशन, पेस्टिसाइड residue of veterinary drug, heavy metal, processing aids, mycotoxin, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food is off। यानी कि जो इस्टेब्लिश करता है लिमिट को, कितना यूज़ करना है हमें फूड एडिटिव को, कितना लिमिट होना चाहिए, क्रॉप कंटामिनेशन का कितना, पेस्टिसाइड रेजिड्यू का लिमिट होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे लिमिट स्टैंडर्ड जो हैं उसको इस्टेब्लिश करता है, वो कौन करता है, इस सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हमारा फूड अथॉरिटी। यही सारे स्टैंडर्ड बनाते हैं कि इतना इरिडिएशन हम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में तो उसका लिमिट इतना होना चाहिए। पेस्टिसाइड अगर यूज़ हुआ है तो उसका जो है कितना रेजिड्यू, यानी कि उसकी भी कुछ लिमिट होती है। एडिटिव जो हम यूज़ करते हैं उसकी भी लिमिट होती है, तो वो कौन सब सेट करता है, ये फूड अथॉरिटी सेट करती है। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FSSA नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सपेक्ट फ्यूमिगेंट रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द एक्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू FSSA नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली, कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है उसको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं किसी आर्टिकल ऑफ फूड में, एक्सेप्ट फ्यूमिगेशन, जो रजिस्टर्ड हो और अप्रूव्ड हो अंडर द एक्ट। किस एक्ट के अंदर, यानी कि उस फ्यूमिगेंट्स के अलावा हम कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है डायरेक्टली वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते यानी आर्टिकल ऑफ फूड में। कौन से फ्यूमिगेंट्स के अलावा, जो रजिस्टर्ड हो कहाँ पे, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर जो रजिस्टर्ड हो, उसके अलावा कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला है द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर द स्टेट ऑफ एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इज अपॉइंटेड बाई। जो कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी फॉर द स्टेट एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अपॉइंट करती है, जिससे वो जो है स्टेट में एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करा पाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का। अगला क्वेश्चन है द पर्सन कैन कमेंस आर कैरी एनी फूड बिजनेसेस एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस इज। यानी कि कोई भी पर्सन कैन कमेंस आर कैरी एनी फूड बिजनेस एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंसेस, यानी कि इस बिना लाइसेंस के जो है कौन सा ऐसा जो है फूड बिजनेस है जो रन किया जा सकता है। तो पैटी फूड मैन्युफैक्चरर, पर्सन सर्विंग फूड टू रिलीजियस गैदर एंड ढाबा वाला। तो इसमें से कोई भी ऐसा जो बिजनेस नहीं है जिसमें हमें उसकी आवश्यकता लगे, सारे में ही जो है हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो नन ऑफ दीज है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ द लाइसेंस इज नॉट इशू विद इन month from the date of making the application or his application is not rejected, the application may start his food business after expiry of the said period। यानी कि लाइसेंस जो है वो इशू नहीं हुआ है अगर विद इन मंथ,
तो फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, तो किस जो एप्लीकेशन जब दिया था उसने उस टाइम से, और हिज एप्लीकेशन इज नॉट रिजेक्टेड, अगर उसका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है तो एप्लीकेंट जो है वो स्टार्ट कर सकता है फूड बिजनेस को आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द सेट पीरियड, यानी कि अगर एक्सपायरी हो जाए उस सेट पीरियड की तो कब तक जो है वो स्टार्ट कर सकता है, तो विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, वो उसको स्टार्ट कर सकता है। अगला है अ सिंगल लाइसेंस में बी इशूड बाई द, या जो सिंगल लाइसेंस है वो इशू किया जाता है किसके द्वारा, फॉर 1 or more आर्टिकल ऑफ फूड एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोमाइसेस इन द सेम एरिया। कौन जो है इसको इशू करता है, तो वो इशू किया जाता है किसके द्वारा, कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अगला है एज पर द FSSA एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ फॉर अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस सेल लाई टू द वॉट फूड सेफ्टी, यानी कि एज पर FSSA जो अपील होती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो लाइसेंस की ग्रांट को जो है कैंसिल कर सके, रिजेक्ट कर सके, सेल लाई टू द फूड सेफ्टी, यानी कि ये अथॉरिटी किसके पास होती है, ये अथॉरिटी जो होती है कमिश्नर के पास होती है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉप जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली हमें जानना ही चाहिए FSSA के बारे में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें से मैं दावा तो नहीं कर सकती, बट फिर भी आपको इसमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर एक बार में आपको ये मतलब नई चीज़ें याद हुई तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारा आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके अलावा मतलब जितने भी रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी जनरल पेपर है, सारे के ही आपके उस कोर्स में जो है कंप्लीट आपको पूरा जो है वो पैकेज मिलेगा ओनली 399 में। तो आपको वहाँ से क्या करना है, परचेज करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है और अच्छे से बूस्टअप हो पाए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।